गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके लिए लेकर आया हूँ गेट 2019 बॉटनी एमसीक्यू। ठीक है, हम अभी जो बॉटनी है, जो गेट बॉटनी से एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए हम बॉटनी के अपन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो वेरी फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। मतलब इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर हमें बताना है, लाइक पिरामिड ऑफ नंबर, या हम देखते हैं ना पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पे ग्रासलैंड के बारे में, पॉन्ड के बारे में, डिजर्ट एंड पैरासिटिक फॉरेस्ट, इनमें से कौन है जिसके अंदर इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर देखने को मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, लाइक तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अगर हम देखें, ग्रासलैंड की बात की जाए, अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, ग्रासलैंड के अंदर अगर अपन देखें द पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर लो या नंबर की बात करो, बायोमास इन ए ग्रासलैंड या नंबर इन ए ग्रासलैंड की बात की जाए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। व्हाट इज अपराइट? लाइक अगर अपन देखें, एक को तो हम देखते हैं कि सीधा पिरामिड, एक हम देखते हैं कि एक तो सीधा पिरामिड की बात की जाती है और एक बात की जाती है जो उल्टा इन्वर्टेड की बात की जा रही है। तो अगर अपन देखें यहाँ पर पिरामिड की बात की जाए, तो आपने यहाँ पे शायद आपने देखा होगा, यहाँ पे तो सबसे नीचे अगर अपन यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर देख रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद में यहाँ पे हमें पता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो प्रोड्यूसर्स का नंबर हमें से ज्यादा होगा, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन इसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टर्शरी आपकी क्या आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, अपराइट देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा? अपराइट देखने को मिलेगा ग्रासलैंड के अंदर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स का नंबर हमें से ज्यादा होगा, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन टर्शरी कंज्यूमर। अगर अपन बात करें किसकी, पॉन्ड की बात की जाए, तो पॉन्ड के अंदर अगर अपन देखें तो पॉन्ड के अंदर भी द पिरामिड ऑफ नंबर, द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पर भी अपराइट। अब अपराइट कैसे देखोगे? लाइक अगर अपन यहाँ देखें तो वापस बना लेते हैं हम, तो सबसे ज्यादा अगर अपन देखें तो क्या देखने को मिलेगी? एल्गी के बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे तो स्मॉल फिश का नंबर देखने को मिलेगा। स्मॉल फिश को कौन खा सकता है? लाइक मीडियम फिश देखने को मिल सकती है यहाँ पे। मीडियम फिश के बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लार्ज फिश होती है, एंड लार्ज फिश के बाद आप यहाँ देखोगे क्या? बर्ड्स। लार्ज फिश को कौन खा सकता है? बर्ड्स। तो ये भी अगर आप देख रहे हो तो अपराइट ही है, ये भी अपराइट है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या होगा, पूरा कवर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डेजर्ट की बात करूं तो डेजर्ट के अंदर भी आपको एक तरह से अपराइट लाइक देखने को मिलेगा। कैसे? अगर अपन बनाए तो इसको, ये देखो अपन इसको बनाते हैं, तो अगर अपन यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे अगर अपन देखें तो यहाँ पे लाइक कैक्टाई, ठीक है, और यहाँ देखने को मिल सकती है आपको फ्लावरिंग शर्प्स, देन डेजर्ट ट्री देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये एक तरह से फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देन अगर अपन सेकंड ट्रॉपिक लेवल की बात की जाए,
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल मैमल्स एंड इंसेक्ट। ये हमारा एकदम जो बेसिक्स क्वेश्चंस है ना वही है। ये हमारा हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल। देन अगर अपन थर्ड ट्रॉफिक लेवल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे स्नैक्स। यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे क्या, स्नैक्स देखने को मिलेंगे। यहाँ देखने को मिलेगा स्मॉल बर्ड्स। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, थर्ड ट्रॉफिक लेवल की। देन लास्ट में अगर अपन देखें फोर्थ ट्रॉफिक लेवल के अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगी बर्ड्स ऑफ प्रे। तो अगर आप इसकी बात करो तो ये भी एक तरह से क्या है, अपराइट ही। ये भी क्या है, अपराइट ही। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर अपन देखें कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जितना ऑप्शन है उससे थोड़ा और ज्यादा देख लेते हैं। एक आप पढ़ोगे यहाँ पे क्या, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। तो ये एक तरह से क्या होता है, पार्शियली दे आर पार्शियली अपराइट और वी कैन से और स्पिंडल शेप। कैसा हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है। तो ये कैसा होगा, लाइक अगर अपन देखें तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे टॉप में लाइक लॉयन है या टाइगर है, ठीक है, इसको मैंने रख दिया सबसे टॉप पे। देन हमने देखा यहाँ पे स्नेक्स देख लिया हमने, फॉक्सेस देख लिया हमने, या लिजार्ड देख लिया हमने। देन अगर अपन और नीचे देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंसेक्ट एंड बर्ड्स देखने को मिलेगी यहाँ पे। एंड देन वापस अगर अपन देखें तो यहाँ पर ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाइक ये हो गया हमारे प्रोड्यूसर्स, देन ये हो गया हार्बीवर्स, ये हो गया हमारा कार्निवर्स, देन यहाँ पे टॉप कार्निवर्स, टॉप कार्निवर्स। तो ये आपको देखने को मिल गया, स्पिंडल शेप देखने को मिल गया। अगर अब मैं बात करूं लास्ट अगर अपना बच रहा है तो एक लास्ट हमारा क्या है, पैरासिटिक। पैरासिटिक अभी तक इनवर्स नहीं देखने को मिला हमें, क्या पता पैरासिटिक हो, ठीक है, देख लेते हैं। तो आपका जो फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट का अगर अपन देखें, द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड फॉर ए पैरासिटिक ट्री इकोसिस्टम। अगर मैं बोलूं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक द पिरामिड ऑफ नंबर is inverted for a parasitic tree ecosystem। अब यहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा, लाइक सबसे नीचे यहाँ पे मैं बना देता हूँ लाइक प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर हो गए। देन हमने बनाए यहाँ पे क्या, हार्बीवर्स, देन मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्या, पैरासाइट्स, एंड देन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं हाइपर पैरासाइट। अब अगर अपन देखो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर हमारे पेड़ ट्रीज होते हैं, हर्बीवर्स लाइक हमारे बर्ड्स हो गए, देन पैरासाइट लाइक लाइस, बग्स एंड माइक्रोब्स हो गए यहाँ पे हमारे।
हाइपर पैरासाइट। तो यहाँ पर अगर अपन देखें ये कैसा हो गया, ये हमारा इन्वर्टेड है। तो क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। सो व्हाट इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर? सो पैरासिटिक फॉरेस्ट या द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड फॉर ए पैरासिटिक ट्री इकोसिस्टम। तो हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं अगेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रैपिड्स आर डिपॉजिट ऑफ। सो व्हाट इज रैपिड? रैपिड क्या है, कैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, क्या डिपॉजिट हो रहा है इसके अंदर? सिलिका बॉडीज हो रही है और कैल्शियम ऑक्सीडेट हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है, प्रोटीन बॉडी हो रही है, क्या हो रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है रैपिड्स के बारे में। किसके बारे में पूछा है? रैपिड्स के बारे में पूछा है। सो व्हाट इज रैपिड्स, या यहाँ पे इन्होंने बोला रैपिड्स आर डिपॉजिट्स ऑफ। क्या डिपॉजिट्स है? सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो रैपिड्स आर व्हाट? रैपिड्स आर शार्प, दे आर शार्प needle shaped, हम बोल सकते हैं रैपिड्स आर शार्प needle shaped crystal, needle shaped crystals of calcium oxalate। क्या देखने को मिलेंगे? फाउंड इन वेरियस टिश्यू including leaves, roots, shoots, fruits, etc. So यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि रैपिड्स आर शार्प नीडल शेप क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीडेट फाउंड इन वेरियस टिश्यू इंक्लूडिंग लीव्स, रूट्स, शूट्स, फ्रूट्स etc. और रैपिड्स फाउंड इन मोर देन 200 फैमिलीज ऑफ प्लांट। हम क्या बोल सकते हैं कि जो रैपिड्स है ये कितने हैं? मोर देन 200 जो फैमिलीज हैं, 200 फैमिलीज ऑफ प्लांट हैं उसमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये एक तरह से क्या होंगे? निडल शेप होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? निडल शेप होंगे, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा करेक्ट। वापस आ जाते हैं। सो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? ए, कैल्शियम ऑक्सीलेट। रैपिड्स आर डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। रैपिड्स क्या है? शार्प निडल शेप क्रिस्टल होते हैं किसके? कैल्शियम ऑक्सीलेट के, जो कि वेरियस टिश्यू जैसे लाइक लीव के अंदर, रूट के अंदर, शूट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड अप्रोक्सीमेटेड 200 मोर देन 200 फैमिलीज जो प्लांट है उनमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली शो बाइकोलेक्ट्रल वैस्कुलर बंडल इन द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छा बोल रहा है कि इनमें बोला है कि हमें क्या बताना है कि इन रूटेसी, कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेसी, मालवेसी, इन फैमिली में से कौन है जो शो कर रहा है बाइकोलेक्ट्रल वैस्कुलर बंडल इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द स्टेम। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट इज बाइकोलेक्ट्रल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो बाइकोलेक्ट्रल वैस्कुलर बंडल क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी अपन पूरा डिटेल में करते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि बाइकोलेक्ट्रल वैस्कुलर बंडल हमें बताना है। तो बाइकोलेक्ट्रल वैस्कुलर बंडल होता क्या है? पहली बात तो ये देखो आप, तो लाइक अगर मैं बात करूं, ये देखो एक वैस्कुलर बंडल बना रहा हूं मैं। ठीक है, इस वैस्कुलर बंडल के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमें जाइलम है ना, लाइक अपन देखेंगे जाइलम, ये देखो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये मैं बना रहा हूँ जाइलम। ठीक है, एंड जाइलम है एंड देन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे
जाइलम के दोनों तरफ, लाइक हम बोले कि बायोकोलेक्टर वैस्कुलर बंडल है, इज अ टाइप ऑफ कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल. दे आर कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल वेयर जाइलम इज इन बिटवीन टू फ्लोएम. तो टू फ्लोएम का है, लाइक अगर अपन देखें तो ये क्या है, ये क्या है हमारा इनर फ्लोएम, इनर फ्लोएम, एंड दे आर आउटर फ्लोएम. दे आर आउटर फ्लोएम एंड अगर अपन देखें यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे आउटर कैम्बियम हो गई, आउटर कैम्बियम, और दे आर इनर कैम्बियम, इनर कैम्बियम. So what is bicollateral vascular bundle? Bicollateral vascular bundle is a type of conjoint vascular bundle. क्या होते हैं ये conjoint? ये क्या होता है, ये क्या होता है एक तरह से, ये होता है conjoint vascular bundle. ठीक है, conjoint vascular bundle where xylem is in between two phloem, where मैं लिख देता हूँ where xylem is in between two phloem strands, two phloem strands, एंड दे फाउंड इन. अब ये बोल सकते हैं कि कहाँ मिलेगा, कौन सी फैमिली में देखने को मिलेगा. सो ये देखने को मिलता है मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी, या मैं बोल सकता हूँ द कुकुम्बर फैमिली, कुकुम्बर फैमिली. सो क्या बोलेंगे, बाइकोलेक्टर वैस्कुलर बंडल कुकुरबिटेसी में देखने को मिलेगा. दे आर टाइप ऑफ कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल इन विच जाइलम इज इन बिटवीन टू फ्लोएम स्ट्रैंड एंड फाउंड इन कुकुरबिटेसी या कुकुम्बर फैमिली. सो द करेक्ट आंसर इज, हम देख लेते हैं. ओके, तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कुकुरबिटेसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अर्बस्कुल्स आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय. ओके, अर्बस्कुल्स की बात की जा रही है कि अर्बस्कुल्स क्या होते हैं, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं. सो कहाँ देखने को मिलेंगे, सो व्हाट इज अर्बस्कुलर. सो अर्बस्कुलर लाइक हम बोल सकते हैं द अर्बस्कुलर्स आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फ्रॉम इंट्रासेल्युलरी and probably having an absorptive functions. and यहाँ पे हम अर्बस्कुल्स की बात की जाए, सो यहाँ पे क्या होते हैं, वेसिकल्स आर टर्मिनली स्वेलिंग. लाइक वेसिकल्स क्या करती है, टर्मिनल लाइक स्वेलिंग करती है, स्वेलिंग ऑफ हाइपा एंड फॉर्म इंटर एंड इंट्रासेल्युलर हैविंग ए स्टोरेज फंक्शन. सो अगर अपन यहाँ पे देखें कि अर्बस्कुलर आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म बाय, कहाँ हो रही है, इंटरनली हो रही है. हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनली स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हाइफा फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फंजाई ग्रो कर रही है. तो यहाँ पे कहाँ हो रही है, एक्टोमाइकोराइजा में, एंडोमाइकोराइजा में, एंड अर्बिटोइड्स माइकोराइजा एंड मोनोट्रोपाइड्स माइकोराइजा. तो आपको अगर पता चल जाए कि व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, अर्बिटोइड्स माइकोराइजा एंड मोनोट्रोपाइड्स माइकोराइजा, तो आप आराम से लगा सकते हो कि अर्बस्कुलर्स क्या होते हैं. अगर अपन देखें, most flowering plants are able to form endosymbiosis with arbuscules mycorrhizal fungi. ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से क्या होता है कि यहाँ पे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है. जो फंगस होती है वो कॉलोनाइज हो जाती है, हम बोल सकते हैं फंगस कॉलोनाइजेस द रूट कॉर्टेक्स एंड एस्टेब्लिश इलेबोरेटली ब्रांच हाइफा, जिसे हम बोल के जा रहे हैं एक तरह से अर्बस्कुल्स. मतलब कि जो ये फंजाई होती है ना, ये फंजाई क्या करेगी, कॉलोनी बना लेगी, कहाँ पे, रूट कॉर्टेक्स के अंदर, एंड एक तरह से ब्रांच हाइफा फॉर्मेशन कर लेगी, जिसको हम बोल के जा रहे हैं एक तरह से क्या, अर्बस्कुल्स. ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलते हैं, विद इन द कॉर्टिकल सेल्स. तो अंदर मतलब कॉर्टिकल सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो अर्बस्कुल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं. अर्बस्कुल्स डेवलपमेंट रिक्वायर द सेलुलर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ symbiont and the resulting symbiotic interface functions in
न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। सो अगर अपन बात करें कि व्हाट इज अर्बस्कुल्स, सो अर्बस्कुल्स क्या है, एक तरह से क्या है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई का, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलेगा, रूट कॉर्टेक्स के अंदर, वहाँ पे हाइफा फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब इंटरनली हो रहा है। तो अगर आपको पता चल जाए कि एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, अर्बिट्रॉइड्स माइकोराइजा एंड मोनोट्रोपोइड्स माइकोराइजा क्या होते हैं, तो आप आंसर लगा सकते हो कि क्या है। मैं इसको पूरा डिटेल में बता देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ इसके बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लाइक हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज अर्बस्कुल्स, तो हम बोल सकते हैं द arbuscules are the most characteristic structure formed intracellularly and probably having an absorptive function। ओके, यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि इन दिस, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि most flowering plants are able to form endosymbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi। In this mutualistic association, like the fungus colonizes the root cortex and establishes elaborately branched hypha called arbuscules within the cortical cell। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है, अर्बस्कुल्स का मतलब क्या है, अर्बस्कुल्स का मतलब है कि जो आपके फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंडोसिम्बायोसिस हो रहा है। लाइक हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरह से म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन हो रहे हैं, फंगस कॉलोनी फॉर्मेशन कर रही है रूट कॉर्टेक्स के अंदर एंड ब्रांच हाइफा फॉर्मेशन करके जा रही है, जिससे को हम बोले अर्बस्कुल्स। सो क्वेश्चन ने बोला था कि अर्बस्कुल्स आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर फॉर्म बाय, तो कहाँ हो रहा है, इंटरनली हो रहा है, आउटर नहीं हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, थोड़ा हमें ध्यान से पढ़ना है। लाइक व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा, व्हाट इज एंडोमाइकोराइजा, तो एंडोमाइकोराइजा क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ फंजाई known to form mutual symbiotic relationship between fungi and plant roots। मतलब कि म्यूचुअलिस्टिक हो रहा है यहाँ पे भी फंजाई एंड प्लांट रूट के बीच में हो रहा है।
ठीक है, लाइक तो एंडोमाइकोराइजा इज द टाइप ऑफ फंजाई known to form mutually symbiotic relationship between fungi and plant roots. ओके तो ये एक तरह से अर्बस्कुल्स की जैसा ही है कि इट इज अ टाइप ऑफ फंजाई नोन टू फॉर्म म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अर्बस्कुल्स के अंदर भी ये हो रहा था एक तरह से। तो क्या अर्बस्कुल एक तरह से एंडोमाइकोराइजा है? तो एक्टोमाइकोराइजा, अर्बिटोइड माइकोराइजा एंड मोनोट्रोपाइड्स माइकोराइजा क्या होते हैं, तो उसको भी अपन डिटेल में देखते हैं। पहले मैं इसको बताता हूँ। तो एंडोमाइकोराइजा इज अ टाइप ऑफ फंजाई नोन टू फॉर्म म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स where roots, अब म्यूचुअलिस्टिक क्यों है? बिकॉज रूट प्रोवाइड carbohydrates for the fungi and the fungi transfer nutrients and water to the plant roots. So they are mutualistic symbiotic relationship. Like fungi क्या करके जा रही है, या आपने देखे प्लांट क्या करके जा रहा है, plant root provide carbohydrate for the fungi and the fungi transfer nutrients and water to the plant roots. So they are mutualistic relationship. ओके एंड अगर अपन बात करें एक्टोमाइकोराइजा, क्योंकि ऑप्शंस में क्या है, एक्टोमाइकोराइजा के बारे में भी है। सो व्हाट इज एक्टोमाइकोराइजा? सो एक्टो एज द नेम suggest do not penetrate deep into the plant, like ये अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे, लाइक कहां पर, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे। मतलब कि एक्टोमाइकोराइजा एज द नेम सजेस्ट डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द प्लांट, बट एंडोमाइकोराइजा इज अ टाइप ऑफ फंजाई known to form mutualistic symbiotic relationship between fungi and plant। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे रूट प्रोवाइड करा रही है कार्बोहाइड्रेट, फंजाई प्रोवाइड करा रहा है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड वाटर्स। तो यहाँ पे क्या है, हाइफी फॉर्मेशन हो रहा है एक तरह से। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, कॉर्टेक्स सेल के अंदर। अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, नेक्स्ट यहाँ पे एक और था अर्बुटोइड माइकोराइजा। अर्बुटोइड माइकोराइजा एक तरह से ये क्या है, अगर अपन देखें तो वेरिएंट ही है, एक तरह से वेरिएंट ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसके बारे में भी थोड़ा। दे आर वेरिएंट्स ऑफ एक्टोमाइकोराइजा। They are variants of एक्टोमाइकोराइजा फाउंड कहाँ देखने को मिलेगा, फाउंड इन certain plants, in the
Ericaceae. Ericaceae characterized by hyphae, coils in एपिडर्मल सेल. यहाँ पे अगर बात करें ए मेजर डिफरेंस बिटवीन अर्बुटॉइड and actomycorrhiza. Association is that hyphae of former actually penetrate outer cortical cells and fill them with coils. समझ में है? What is arbutoid mycorrhiza? There are variants of actomycorrhiza found in certain plants in the Ericaceae, characterized by hyphae coiled in the epidermal cell. Like a coiled like structure देखने को मिलेगा, जो hyphae है coiled like structure देखने को मिलेगा in the epidermal cells, okay, not cortical cells. And major difference between the arbutoid and actomycorrhiza association is that hyphae of former actually penetrate outer cortical cell and fill them with coils. Okay, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्या था हमारा, एक और था यहाँ पे था मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा. व्हाट इज मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा? सो मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा अगर अपन देखें यहाँ पे जो फंजाई होती है, इसमें जो फंजाई बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइकोटिना. किससे बिलोंग करती है? बेसिडियोमाइकोटिना. एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? द कॉलोनाइजिंग a chlorophyllous members of angiosperm belonging to family Monotropaceae. So what is monotropoid mycorrhiza? They belongs to fungi like Basidiomycotina and colonizing. कहाँ पे कॉलोनी बना रहे हैं? ये बना रहे हैं colonizing a chlorophyllous members of angiosperms which belongs to the family like Monotropaceae. इसलिए हम इनको बोल के जा रहे हैं मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा. सो अर्बस्कुल्स की बात की जाए तो अर्बस्कुल्स के लिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा? अर्बस्कुल्स क्या था? अर्बस्कुल्स लाइक हम बोल सकते हैं कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, फॉर्म इंट्रासेल्युलरली एंड प्रोबेबली हैविंग एन absorptive functions and most flowering plant are able to form endosymbiosis with arbusculus mycorrhizal fungi. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरह से आपको देखने को मिलेगा सिम्बायोसिस. ठीक है. So in this mutualistic association, the fungi colonizing the root cortex and establish laboratory branched hyphae called arbuscules.
एंड एंडोमाइकोराइजा भी यही एक तरह से क्या बोल के जा रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ फंजाई नोन टू फॉर्म नेचुरली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स वेयर रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट एंड फंजाई प्रोवाइड क्या कर रहा है, फंजाई ट्रांसफर कर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा। ये छोटे क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन एकदम अच्छे से सही हो, ठीक है। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। हम डिटेल में क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, मैं क्यों इतना लिख के बता रहा हूँ आपको इतना डिटेल में, बिकॉज आपके सारे के सारे क्वेश्चन एकदम डेप्थ में सॉल्व हो। ऐसे नहीं कि आप आंसर ही टिक करो एंड अदर ऑप्शन आपको समझ में ही नहीं आए। समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है लाइक देखो which one of the following combination of polysaccharide is present in plant cell wall। तो प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो अच्छी तरह हमें पता है क्या सेल्यूलोज होता है, डेफिनेटली। क्या यहाँ पर हेमी सेल्यूलोज होगा, यस। फाइब्रोइन होते हैं क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हम बोलेंगे नहीं होते। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या सेल्यूलोज है, यस। हेमी सेल्यूलोज है, लिग्निन है। सेल वॉल की बात की जा रही है, इंटरनली देखने को मिल सकते हैं बट हमें प्लांट सेल वॉल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइक हम टिश्यूज की बात कर सकते हैं, स्क्लेनकाइमेटस टिश्यूज के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो हम जिनको हम हिंदी में बोलते हैं लाइक दृढ़ उत्तक, ठीक है, जो एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सहारा देते हैं प्लांट को, तो वहां पे आपको डिपोजिशन देखने को मिल सकता है। बट सेल वॉल के अंदर लिग्निन नहीं है। सो आपका ओनली सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, डेफिनेटली पैक्टर सेल्यूलोज तो हम बोलते ही है, या हेमी सेल्यूलोज बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओनली सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड लिग्निन, लिग्निन तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि प्लांट सेल वॉल जो पॉलीसेकेराइड है, जो प्लांट सेल वॉल है, वो किसका कॉम्बिनेशन है, लाइक सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। एंड सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पर हमेशा ध्यान रखना कि इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि हम मेनली करेक्ट पढ़ लेते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सो व्हाट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस। ओके, क्या ये एरोबिक प्रोसेस है क्या, तो देखो आप जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हो तो वहां पे एरोबिक एंड एरोबिक दोनों बैक्टीरिया का रोल आता है। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ओनली, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया एक तरह से एरोबिक प्रोसेस ही है, लाइक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक प्रोसेस क्या होगा नहीं क्या। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा डाउट वाला कुछ ऑप्शन है। बी ऑप्शन देखो, डाइनाइट्रोजीनेज कैटालाइज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, डेफिनेटली करेक्ट बात है। रूट नोड्यूल्स आर फाउंड इन ग्लाइसिन मैक्स, जो रूट नोड्यूल्स मिलते हैं वो क्या ग्लाइसिन मैक्स में देखने को मिलेगा, यस। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस, अब ये बात एकदम सही बात है। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो एक तरह से हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे हमको थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होता है, बोथ एनारोबिक बैक्टीरिया एज वेल एज एरोबिक बैक्टीरिया डू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तरह से ये आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट है। हम बोल सकते हैं कि बोथ, मैं लिख देता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन, बोथ एरोबिक, बोथ एनारोबिक, both anaerobic bacteria as well as the aerobic bacteria do biological nitrogen fixation. So however the process occur in the absence of oxygen and thus is anaerobic process and अगर अपन बात करें कि in the presence of oxygen तो हम बोलेंगे aerobic. So further जो biological nitrogen fixation is done by both free living and symbiotic bacteria. So यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि व्हाट इज, मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये एरोबिक भी है एनारोबिक भी है, ओके। सो बोथ एनारोबिक बैक्टीरिया एज वेल एज एरोबिक बैक्टीरिया डू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन,
ठीक है। सो इसलिए हम बोल के जा रहे हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एरोबिक प्रोसेस है कि एक तरह से ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which one of the following statement is incorrect with respect to cyclic photophosphorylation? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करते रहे हैं हम कि अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा क्या है इनकरेक्ट है। तो आपको पता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि एटीपी इज जनरेटेड विदाउट कंकमिटेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। यहाँ पे क्या एटीपी जनरेट हो रही है, ठीक है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ NADPH, या इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट टू साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स होगा, या फोटो सिस्टम सेकंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और लास्ट ऑप्शन बोला साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर व्हेन NADP प्लस NADPH रेशियो इज हाई। क्या NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है क्या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में? सो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ड्राइवन बाय व्हाट? फोटो सिस्टम फर्स्ट, इन विच यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि साइक्लिक फॉर्म के अंदर प्रोटॉन ट्रैवल करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ क्या होता है इसके अंदर। अपन आ गए हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में। सो व्हाट क्या कह रहा है ये देखो, लाइक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, लाइक कि यहाँ पे रिएक्शन सेंटर क्या है? P700 है। कौन सा है? P700 है। हमें पता है कि लाइट आएगी, आपका रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड फॉर्म में आएगा। यहाँ से ये एक्साइटेड फॉर्म में गया, P700 क्या हुआ? एक्साइटेड हुआ। एक्साइटेड होने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके यहाँ पर किसको मिलेंगे? A0 को मिलेंगे। A0 से A1 को मिलेंगे। मॉडिफाइड क्लोरोफिल है देयर, एंड देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है FeXX, देन FeSa, देन FeSb। ठीक है, ये आपके आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स हो गए। थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे, इसलिए तो कई बुक में लाइक आयरन सल्फर ही दे रखा होता है, A0 A1 नहीं दे रखा होता है। आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि CSIR के अंदर CSIR में इसका पास पूछ लिया था एंड 4 नंबर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, इसलिए मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। 4 मार्क्स का MCQ था ये, इसका पास पूछा था। ठीक है, तो आयरन सल्फर के बाद में FeSb के बाद में ये देखने को मिलते हैं किसको? ये किसको मिलते हैं? फेरोडॉक्सिन को देते हैं। फेरोडॉक्सिन से हम जाते हैं किसके पास? साइटोक्रोम B6 के बाद। अब साइटोक्रोम B6 से कहाँ है? साइटोक्रोम F के पास आएगा। F से किसके पास आएगा? ये आएगा प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन से ये किसको मिल जाएगा? अगेन ये मिल जाएगा किसको? P700 को, रिएक्शन सेंटर को। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ATP फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ATP फॉर्मेशन होता है पैराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 आ रहे हो तब, एंड साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में आ रहे हो तब। तो ये आपका साइक्लिक फॉर्म के अंदर है। इसका पाथवे पूछ लिया था, लाइक इसका ये जो पाथवे है ना कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं, लाइक A0 से A1 एंड देन FeXX, FeSa, FeSb, पैराडॉक्सिन, ये पूरा डिटेल के अंदर CSI में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने आपको ये पूरा डिटेल के अंदर बताया। ठीक है, तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो क्या NADPH फॉर्म हुआ है? नहीं, बट ATP फॉर्मेशन हुआ है। यस, ATP देखो यहाँ पर, देखो ATP देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ATP देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे NADPH फॉर्मेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम अपने क्वेश्चंस में दोबारा चलते हैं। ठीक है, कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, आप लिख सकते हो यहाँ पे लाइक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन ने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है। तो ATP इज जनरेटेड विदाउट कमिटेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH के फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेटली ATP जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटो सिस्टम फर्स्ट से कहाँ हो रहा है? साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स में, BF कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। यस, ये बात भी सही है। फोटो सिस्टम सेकंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, डेफिनेटली ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, नहीं तो जेड स्किम पाथवे में बताया ना, जेड स्किम पाथवे में फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों काम आते हैं।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर व्हेन NADP प्लस NADPH रेशियो इज हाई। नहीं, NADPH तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है ना, कहाँ हो रहा है, तो ये एक तरह गलत हो गया, तो ये गलत है, इसलिए हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, डी एकदम करेक्ट है। समझ में आया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो, अब 2 क्वेश्चन आ गए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इनकरेक्ट पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों के दोनों में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने थे हमारे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल के जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्लांट सेल आर कंसिडर्ड टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट का मतलब होता है कि लाइक अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका ये तो इसको बोलते हैं पूर्ण शक्तिता। पूर्ण शक्तिता लाइक पूरी की पूरी शक्ति है उसके पास, पूरी शक्ति, लाइक हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट उसके पास में क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, पूरा अपने प्लांट के पार्ट से कंप्लीट प्लांट फॉर्मेशन कर सकती है। सो प्लांट सेल क्या कर रही है, प्लांट सेल के पास क्या है, प्लांट सेल क्या है, टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट मतलब कि उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने सेल से पूरा का पूरा प्लांट, दूसरा प्लांट फॉर्मेशन कर सकती है, इसी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट। ओके, सो द प्लांट सेल आर कंसिडर्ड टोटिपोटेंट। द phenomenon of a mature cell reverting to the meristematic state and forming undifferentiated callous tissue is called। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया, बहुत ही अच्छी बात की जा रही है कि इन्होंने बोला है कि प्लांट सेल का मतलब है कि प्लांट सेल क्या है, टोटिपोटेंट है, मतलब कि वहां पे उसके पास कैपेसिटी है कि वो अपनी सेल से वो क्या कर सकते हैं, पूरा प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती है। तो ऐसा फिनोमिना बताओ जिसके अंदर आपने प्लांट सेल से आपने क्या बनाया है, आपने अनडिफरेंशिएटेड कैलस का फॉर्मेशन किया है, जिसको आप क्या बोल के जा रहे हो, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं क्या, डी डिफरेंशिएशन। ये इतना समझाने लायक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन। द फिनोमिना ऑफ मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेट एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यूज इज टर्म्ड डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, एंड अगर अपन बात करें तो ये तो डेफिनेशन इसकी होगी डी डिफरेंशिएशन की जो क्वेश्चंस में दे रखी है। व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन लाइक द फिनोमिना इज कन्वर्टिंग द component cells of callus tissue to whole plant or plant organs is called as डी डिफरेंशिएशन। अगर हम पूरा का पूरा प्लांट बना रहे हैं, द फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट सेल ऑफ कैलस टिश्यूज टू होल प्लांट और प्लांट ऑर्गन, तो उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। एंड अगर अपन बात करें व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाना, लाइक फॉर्मेशन ऑफ रूट, शूट एंड फ्लावरिंग बर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम द सेल्स इन कल्चर, इन कल्चर, जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर जो आपके, अगर अपन देखते हैं ना कि स्टार्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई आपका बर्ड कल्चर कर लिया, एंथर कल्चर कर लिया, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि आपका ऑर्गन फॉर्मेशन हो जाना, लाइक फ्लावरिंग हो जाना, रूट्स का फॉर्मेशन हो जाना, शूट का फॉर्मेशन हो जाना, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड व्हाट इज recalcitrancy? so recalcitrance occur when plants cell या टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू इन विट्रो कल्चर, ठीक है, मैनिपुलेशंस, सो दैट इज नोन एज recalcitrance। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ इसके बारे में कि व्हाट इज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाट इज recalcitrance? तो recalcitrance occur when plant cells, tissue or organs do not रेस्पॉन्ड। यहाँ पे क्या है, जो प्लांट, जो टिश्यू है, ऑर्गन्स है, वो रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू इन विट्रो कल्चर, इन विट्रो कल्चर manipulations that would
otherwise induce somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis और organogenesis. सो रिकैल्सिट्रेंसी का मतलब ये है एक तरह से कि व्हेन प्लांट सेल और टिश्यू है, ऑर्गन्स है, वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, दे डू नॉट रेस्पॉन्ड टू इन विट्रो कल्चर मैनिपुलेशंस दैट वुड अदरवाइज इंड्यूस सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस. सो द करेक्ट आंसर कि फॉर्मेशन करना है हमको अनडिफरेंशिएट, हमें क्या करना है, जो प्लांट सेल टोटिपोटेंसी है तो हमें क्या करना है, आपका एक तरह से फॉर्मेशन करना है अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यूज का, दैट इज नोन एज व्हाट, डी डिफरेंशिएशन. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मूव करते लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या बोल के जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्लाइफोसेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड. एक तरह से ग्लाइफोसेट क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड होता है, ठीक है, दैट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड. ओके, ग्लाइफोसेट क्या है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, एक तरह से रोकता है या इनिबिट करता है द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड. Okay, upon application to leaf, it is translocated to meristematic areas and underground rhizomes. इन्होंने बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्लाइफोसेट के ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड बोल ही दिया है. तो अपन एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन देखता हूँ इसके लीफ पे, इट इज ट्रांसलोकेटेड टू द मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम. तो हमें पता है कि अपॉन एप्लीकेशन टू लीफ, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन ही आपका आंसर देगा. ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड है, अपन एप्लीकेशन ऑन लीव, अगर मैं लीव पे उसको अप्लाई करता हूं तो इट इज ट्रांसलोकेट, ये क्या कर रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है कहां से, मेरिस्टेमेटिक एरिया के अंदर एंड अंडरग्राउंड राइजोम के अंदर. तो लीव से अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड राइजोम के अंदर या लीव से मेरिस्टेमेटिक सेल तक पहुंचाने का काम किसका होता है, बस इतना था, ये तो क्वेश्चन है. तो लीव से अगर मेरे को राइजोम मतलब मेरे को शूट से रूट के अंदर, मेरे को लीव से अगर कोई भी चीज को मेरे को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजना है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसको यूज में लूंगा, फ्लोएम को यूज में लूंगा मैं. सो ग्लाइफोसेट क्या है, ग्लाइफोसेट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड दैट प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड. इट इज हाईली मोबाइल इन फ्लोएम, दे आर हाईली मोबाइल इन फ्लोएम. थस व्हेन अप्लाइड टू लीव, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ लीव पर, इट इज रैपिडली ट्रांसलोकेटेड टू द मेरिस्टेमेटिक एरियाज एंड अंडरग्राउंड राइजोम फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ बीट्स. ओके, एक तरह से क्या करेगा, इफेक्टिव कंट्रोल करेगा बीट्स के लिए. ऐसे अभी देखा जाए तो एक तरह से इस पर रोक लगा रखी है, क्योंकि ये कई बार हेल्दी प्लांट को भी नुकसान पहुंचा देता है. सो अगर मेरे को क्या करना है, एसेंट ऑफ शेप देखना है. एसेंट ऑफ शेप मतलब कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, तो वहाँ पे रोल आएगा आपका जाइलम का. बट अगर मेरे को लीव से ट्रांसलोकेट करना है किसी भी मिनरल को, तो लीव से प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजना है, राइजोम में भेजना है, तो मैं फ्लोएम को यूज में लूंगा. ओके, सो ये इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 10. इट इज ए स्पीसीज हैज 2n = 16. अगर कोई इफ ए स्पीसीज, अगर कोई स्पीसीज है वहाँ पे 2n = 16 क्रोमोसोम है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इन डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल्स वुड बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है. क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल के जा रहा है, डबल मोनोसोमिक आ जाए. अगर उन्होंने बोला इफ ए स्पीसीज 2n = कितने, 16 क्रोमोसोम है, 2n = 16 है. एंड उन्होंने बोला है कि अगर क्या आ जाए, डबल मोनोसोमिक कंडीशन है, मोनोसोमिक कंडीशन है. तो डबल मोनोसोमिक कंडीशन मतलब कि क्रोमोसोमल अल्टरेशन की बात चल रही है, क्रोमोसोमल आपके एब्रेशंस की बात चल रही है, ठीक है. तो वहाँ पे हम मोनोसोमी, नलीसोमी, ट्राइसोमी ये हम पढ़ते थे वहाँ पे. तो मोनोसोमी का एक फॉर्मूला था, मोनोसोमी का फॉर्मूला है 2n -1 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 -1 क्योंकि 2n = 16 है, तो 16 -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14. तो 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल. तो 14 क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एक तरह से आंसर आ जाएगा 14 क्रोमोसोम. अगर डबल मोनोसोमी होगी तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 14. इज दैट क्लियर. तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. आप देखो एक और चीज है जो आपके क्वेश्चंस थे, लाइक क्वेश्चंस नंबर 1 to 10 कैरी 1 मार्क्स ईच. तो ये 10 नंबर के क्वेश्चंस थे, बहुत इजी थे. अब अगर अपन देखें
क्वेश्चन 11 to 20 कैरी 2 मार्क्स ईच। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल के जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 बोल के जा रहा है रुबिस्को कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट टू। अगर मैं रुबिस्को एंजाइम की बात करूं, ठीक है, तो वो कन्वर्जन कर रहा है किसका? राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट का। किसके अंदर करके जाएगा ये? ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर देखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ रुबिस्को क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन डिटेल। कर देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल के जा रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 में रुबिस्को का रोल बताना है। यहाँ पे आप हमें दिया है जो राइबोलोज है, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट है, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट है। एक तरह से क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है बच्चों, ठीक है। राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट ये एक तरह से क्या करता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में क्या है, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। इन्हें डियोलेट में एक तरह से इनोडियोलेट क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। क्या होगा ये, इंटरमीडिएट होगा। और ये भी 5 कार्बन कंपाउंड होगा। अब अगर मैं इनोडियोलेट है, 5 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे अगर मैं इसको CO2 दे देता हूँ तो ये बना लेता है 6 कार्बन कंपाउंड लाइक 2 कार्बोक्सी 3 कीटो 2 कार्बोक्सी 3 कीटो डी एराबिनोटोल 1,5 बेस फॉस्फेट 1,5 बेस फॉस्फेट विच आर 6 कार्बन कंपाउंड एंड देन यहाँ से एक वाटर लॉस, यहाँ पे अपन वाटर देखेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 5 कार्बन मॉलिक्यूल था। अब क्या हो गया, हम 5 से हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाए हैं। अब 6 से हम 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना रहे थे, इसके 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे अपन। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फो ग्लाइसरेट। इसके ऊपर भी CSR में 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। एक तो ये बनाएगा रुबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट से क्या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब एक और काम करता है ये, एक काम और क्या करता है, सेकंड रिएक्शन अगर अपन देखें, तो राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट in the presence of oxygen and रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को का नाम ही है, देखो RUBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, डुअल एक्टिविटी है इसके पास, डुअल फंक्शन होता है इसके पास। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है यहाँ पे 2-फॉस्फो ग्लाइकोलेट 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3-फॉस्फो ग्लाइसरेट। रिजल्ट क्लियर, मतलब कि ये क्या बनाएगा, RUBP मतलब राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, डिफरेंट पार्टिकल्स से होते हुए ये कन्वर्ट करेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। एंड रुबिस्को एंजाइम एक तरह से RUBP को कन्वर्ट करेगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट में और 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। सो हम हमारा क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। यहाँ पे जो 11 क्वेश्चन था हमारा, वापस आते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला है 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3-फॉस्फोग्लिसरेट, डेफिनेटली 2, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है।
यहाँ पे एकदम पी सही है कि आर यू राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को ये क्या करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3 फॉस्फोगिलिसरेट। ठीक है, कहाँ करेगा, C3 साइकिल में तो करेगा, तभी तो हम इसको बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है, टाइमिंग साइकिल की बात करिए तो यहाँ पे अगर हम देखें पी एकदम करेक्ट है, पी यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, तो इसको गलत कर दो, यहाँ नहीं दे रखा है, ये भी गलत कर दो, और यहाँ दे रखा है। या तो अब आंसर क्या होगा, पी एंड एस होगा या पी एंड क्यू होगा। आर यहाँ पे साथ में दे नहीं रखा तो आर ऑटोमेटिक गलत है, आर को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आर वैसे क्या बोल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तो ये एकदम गलत हो गया। अब देखो इन्होंने बोला है क्यू में 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ phosphoglycolate. Definitely in the presence of oxygen, Rubisco convert ribulose 1,5 bis phosphate to 3 phosphoglycerate and 2 phosphoglycolate. ठीक है, ये अपन ने पढ़ा ही था, तो ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एस क्या बोल रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज 5 फॉस्फेट, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पी एंड क्यू, तो ये गलत हो गया ये भी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि सेलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन इन ग्रुप 1 विद देयर फंक्शन इन ग्रुप 2। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बता रखे हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है व्हाट इज यूबिक्विटिनेशन, प्रोफोटोट्रोपिन, एक्सटेंशन एंड डेला। तो आपको देखो पता होना चाहिए डेला प्रोटीन का मेनली रोल कहाँ आता है, जिब्रेलिक एसिड जो अपन सिग्नलिंग पढ़ते हैं, जिब्रेलिक हार्मोन पढ़ते हैं, तो जिब्रेलिक हार्मोन के अंदर डेला वर्क एज ए रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, सो डेला का काम क्या है, रिप्रेसर इन जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, डेला एस से 2 आ जाएगा, S2। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर एक्सटेंशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन क्या करता है, सेल वॉल के अंदर काम आता है। सेल वॉल के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, लाइक अपन देखा था सेल्यूलोज के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या करके जाएगा, ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से सेल वॉल इलोंगेशन होगा। सो एक्सटेंशन का रोल हमने देखा था कहाँ पर, हमने पढ़ा था इसका रोल ऑक्सिन के अंदर। ठीक है, ऑक्सिन के अंदर हमने इनका रोल पढ़ा था, एक्सिटी हार्मोन का रोल पढ़ा था हमने। ठीक है, एक्सटेंशन का रोल पड़ा था कि हमने पता था कि ऑक्सिन क्या करके जाएगा, अगर अपन देखें सेल वॉल इलोंगेशन करके जाएगा, तो एक्सटेंशन का एक तरह से क्या है, ये एक तरह से सेल वॉल लूजनिंग में इसका काम आ गया। तो सेल वॉल लूजनिंग से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे अभी भी H2R1 ये दोनों ही सही है। अब देखो नेक्स्ट अगर अपन देखिए कि यूबिक्विटिन का रोल, यूबिक्विटिन एक तरह से क्या है, प्रोटीन डिग्रेडेशन में काम आता है। प्रोटीन अगर अपन देखें वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन डिग्रेडेशन में इसका मेनली हम यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखें, यूबिक्विटिन क्या है, मीडिएटर ऑफ प्रोटीन डिग्रेडेशन, डेफिनेटली थर्ड। तो यहाँ पर पी थर्ड हो जाएगा, P4 नहीं होगा, ये भी गलत है। तो आंसर तो यहाँ पे ए करेक्ट है। अगर आपको ए भी आता था तो भी आप आंसर डायरेक्ट लगा सकते थे। अब देखो यहाँ पर फाइटोट्रोपिन एक तरह से क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स ऑफ पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है किसका, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, फाइटोट्रोपिन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बोला है कि मैच द प्लांट स्पीसीज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फैमिली विद देयर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, प्लांट स्पीसीज दे रखी है, फैमिली दे रखी है, प्लांट प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो बताओ किससे क्या बनाते हैं। तो कैनाबिस सैटाइवा, तो इसके नाम से कैनाबिस सैटाइवा के नाम से हम बोल सकते हैं दे बिलोंग्स टू कैनाबेसी। P2 है। अब कैनाबेसी क्या है, एक तरह से मेरिजुआना फ्रॉम लीव्स, मतलब इससे क्या मिलता है, अगर अपन देखें प्लांट प्रोडक्ट क्या है, कैनाबेसी, तो हम देखेंगे यहाँ पे मेरिजुआना फ्रॉम लीव्स। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो गया है, यहाँ पे अगर अपन देखें कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर अगर अपन देखें पहले एक ऑप्शन मिला के देख लेते हैं, P24 क्या है, P24 देखो यहाँ पे दे रखा P24, यहाँ नहीं दे रखा एलिमिनेट, यहाँ नहीं दे रखा एलिमिनेट, बट यहाँ पे P24 दे रखा है। तो आंसर या तो हमारा क्या होगा, आंसर या तो हमारा होगा ए या आंसर हमारा होगा कौन सा, डी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, कॉर्कोरस
ऑलिटोरियस। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये दे बिलोंग टू टीलियसी फैमिली। किससे बिलोंग करता है, टीलियसी। टीलियसी फैमिली में मेनली आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि हम क्या करते हैं, एक तरह से फाइबर्स का फाइबर्स मिलता है इससे। तो फाइबर्स लाइक हम देख सकते हैं फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं हमारे को, स्टेम से। तो एक तरह से Q4 थर्ड है, Q4 थर्ड यहाँ दे रखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक तरह से Q3 सेकंड दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर देखा जाए तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर भी नेक्स्ट देख लेते हैं अपन आर। आर क्या है, ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम से हम क्या है, अब देखो ये एक तरह से लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये किससे बिलोंग करता है, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड यूजिनॉल फ्रॉम लीव्स इससे देखने को मिलेगा। एंड लास्ट बचा रिसिनस कम्युनस, अरंडी की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है, अरंडी, रिसिनस कम्युनस विच बिलोंग्स टू Euphorbiaceae family, which belongs to Euphorbiaceae family and plant product is oil from seeds। इसके हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, ऑयल फ्रॉम सीड्स। सो यहाँ पे अगर अपन देखें S3 भी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। लाइक हाइब्रिड में अराइज थ्रू द, तो हाइब्रिड एक आप दो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो बायोटेक्नोलॉजी में, लाइक हाइब्रिड एंड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाना, ठीक है। दो डिफरेंट सेल के न्यूक्लियस अगर आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो हाइब्रिड बना रहे हैं। बट अगर मैं बोलूं कि एक का न्यूक्लियस हो और एक का साइटोप्लाज्म भी हो, मतलब ओनली एंड ओनली साइटोप्लाज्म में फ्यूजन हो रहा है, एक सेल का न्यूक्लियस है ही एंड दूसरे सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म भी। दूसरे सेल का न्यूक्लियस को हम रिमूव कर देते हैं एंड दूसरे सेल का ओनली एंड ओनली क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो अगर आपस में है साइटोप्लाज्म में फ्यूजन है तो हम बोलते हैं एक तरह से हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड में अराइज थ्रू द, कैसे बनता है, क्या ये फ्यूजन ऑफ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विद अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। मतलब फ्यूजन ऑफ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट, एक तो नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट हो गया, विद अनदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, मतलब उसके पास भी न्यूक्लिएटेड है। मतलब मैंने बोला एक सेल है, इस सेल के पास भी न्यूक्लियस है और दूसरा भी बोल के जा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट है, दूसरे के पास भी न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट है। अगर इनका फ्यूजन करूंगा तो क्या हाइब्रिड बनेगा, क्या नहीं, हाइब्रिड बना देंगे। तो ये तो एकदम गलत हो गया। देन यहाँ पे बोला फ्यूजन बिटवीन नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड ए प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग वेरिएबल न्यूक्लियस। यहाँ पे भी बोल रहे, सेम बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी इसके पास भी क्या होना चाहिए, एक तरह से न्यूक्लियस है। तो ये भी एक तरह से गलत हो गया। अब एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम हेटेरोकैरियन फ्रॉम टू प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। इन्होंने बोल दिया है कि एलिमिनेशन करो, क्या करो, एक सेल का तो यहाँ पे न्यूक्लियस, ये तो न्यूक्लियस वाला है, इसका क्या करो, इसका पास अगर अपन देखें इसका साइटोप्लाज्म, इनमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों है। हमें क्या लेना है, एक का तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है और एक का साइटोप्लाज्म लेना है। न्यूक्लियस को इसका न्यूक्लियस को एलिमिनेट करो। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक तरह से एलिमिनेशन ऑफ वन न्यूक्लियाई फ्रॉम द हेटेरोकैरियन, ठीक है, फ्रॉम टू प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे दो प्रोटोप्लास्ट हो गए, इसके साइटोप्लाज्म हो गया एक तरह से ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, दो अलग अलग ओरिजिन के। तो ये एकदम करेक्ट बात बोल दी। फ्यूजन ऑफ ए नॉर्मल सेल विद अनदर न्यूक्लिएटेड सेल, मतलब फ्यूजन नॉर्मल सेल के पास न्यूक्लियस होगा विद अनदर न्यूक्लिएटेड सेल, दूसरी भी न्यूक्लिएटेड सेल है, तो दोनों न्यूक्लिएटेड सेल का फ्यूजन को हम बोल के जा रहे हैं हाइब्रिड, नॉट हाइब्रिड। सो हाइब्रिडाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वन पेरेंट एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ पेरेंट्स। मतलब क्या है, एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें फ्यूजन हो रहा है ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द वन पेरेंट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द बोथ पेरेंट। मैं लिख देता हूं चाहे यहाँ पे, इसके बारे में भी क्या है, एक तरह से फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम one parents and the cytoplasm या protoplast of both parents. So they are hybridization. The product formed is called as hybrid and the process is known as hybridization. अगर इससे जो हम बनाएंगे वो है प्रोडक्ट क्या हो गया, हाइब्रिड, और इसका प्रोसेस को हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है,
मैच द डिजीज विच कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड क्रॉप्स। ओके, पैथोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत प्योर पैथोजन। अगर आपको पता है तो आप इजिली आंसर लगा पाओगे, अदरवाइज इसकी क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू अगर अपन देखें तो ये मेनली आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, आपको देखने को मिलेगी पाउडरी मिल्ड्यू किसके अंदर, टोमेटो के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर, टोमेटो के अंदर। तो यहाँ पे इसका जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होता है पाउडरी मिल्ड्यू का, एरिप्सी एंड ऑरंटी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, पी थर्ड सेकंड यहाँ पे भी नहीं है, गलत है। पी फोर्थ गलत है, पी थर्ड सेकंड, पी सेकंड ये भी गलत है। तो देखते पता चल गया हमारा आंसर तो क्या है, बी है। अब देख लेते हैं व्हाइट रस्ट की बात है तो देखो रस्ट हमेशा हमने पढ़ी है किससे, ये तो आपको याद होगी, अल्ब्यूगो कैंडिडा। तो अल्ब्यूगो कैंडिडा डस्ट व्हाइट रस्ट है, ये हमेशा मेनली आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, मस्टर्ड के अंदर, ठीक है, सरसों के अंदर देखने को मिलेगी। तो Q1 फोर्थ सही बात है। डाउनी मिल्ड्यू अगर अपन देखें तो डाउनी मिल्ड्यू लाइक अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, R फोर्थ हो जाएगा एंड कौन के अंदर देखने को मिलेगी, तो R फोर्थ 1। एंड लेट ब्लाइट की बात की जाए तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के अंदर देखने को मिलेगा, तो S2 हो जाएगा। एंड पोटैटो के अंदर देखने को मिलेगा S2 थर्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, देखो, मैच द ऑप्शंस इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विद रेस्पेक्ट टू स्टेप्स इन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट। सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म की बात की जा रही है एंड लाइक यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइएथाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेटाइडिक एसिड की बात की जा रही है। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लाइक सेल सिग्नलिंग, अगर आप लोगों ने देखी है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर नहीं देखी है तो। अब देखो, जब हम सेल सिग्नलिंग देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं लाइक ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका मेम्ब्रेन, यहाँ पे रिसेप्टर है, जीपीसीआर रिसेप्टर है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड यहाँ पर हम देखते हैं लाइक अल्फा, ठीक है, बीटा एंड गामा, जी अल्फा बीटा एंड गामा यहाँ पे सब यूनिट दे रखी है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी की बात की जा रही है, तो मेरे को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे लाइक मेरे को दिखाना है यहाँ पे क्या, फॉस्फोलाइपेज सी, यहाँ पे मेरे को दिखाना है क्या, पीएलसी दिखाना है, पीएलसी। तो जैसे ही ये देखो हमारा जीपीसीआर पीएलसी पाथवे की बात की जा रही है, फॉस्फोलाइपेज सी की पाथवे की बात की जा रही है। तो जब इस लाइगेंड के इस जीपीसीआर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, इसके ऊपर कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जी अल्फा, जो अल्फा है अभी जीडीपी था, अब क्या होगा यहाँ पे, ये अल्फा है, जी अल्फा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीटीपी बाइंडिंग करेगी, ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद में पीएलसी क्या करके जा रहा है, अगर अपन देखें यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ पीएलसी फॉस्फोलाइपेज सी, ये क्या करता है, पीआईपी2 को ये क्या करता है, डाइएथाइल ग्लिसरॉल के अंदर भी कन्वर्ट करता है। एंड ये क्या करके जा रहा है, ये पीआईपी2 को, पीएलसी की बात कर रहा हूँ, पीएलसी, और ये क्या करके जा रहा है, पीएलसी ये इसको आईपी3 के अंदर भी कन्वर्ट करता है। आईपी3 गेटेड चैनल होते हैं सेल के अंदर, लाइक कैल्शियम गेटेड चैनल है ईआर के पास में, किसके पास में, ईआर के पास में। तो ये आईपी3 क्या करेगा, ये इस चैनल के पास आएगा, इसको ओपन करेगा एंड ईआर के अंदर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, कैल्शियम 2+ की कंसंट्रेशन हाई है, तो कैल्शियम 2+ अब क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कैल्शियम 2+ बाहर आने के बाद में हमें पता है लाइक कॉल मॉड्यूलिन से बाइंडिंग करेगा, बहुत सारे फर्दर प्रोसेस चलेंगे एंड देन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करेगा। तो ऐसे क्या करेगा, फर्दर हमारी रिएक्शन चलती रहती है। अगर अपन देखें कि जो डाइएथाइल ग्लिसरॉल है, डैग भी आगे काम क्या करेगा, लाइक अगर मैं बोलूँ ये डैग है, ये डैग क्या करके जाता है, ये डैग क्या करके जाएगा, ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, प्रोटीन काइनेज सी के साथ में,
एंड देन ये क्या करके जाता है, देन क्या करके जाएगा, मैं बोल के जा रहा हूँ कि डैग क्या करके जाएगा, पीकेसी को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है, एक्टिवेट करने से क्या होगा, ये फॉस्फोराइलेशन करेगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ सबस्ट्रेट प्रोटीन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सबस्ट्रेट लाइक प्रोटीन रेस्पॉन्स मिलेगा प्लांट को कि उसको काम क्या करना है, सिग्नल मिल जाएगा कि उसको काम क्या करना है। अगर आप नॉर्मल अगर अपन देखे, देखो एक और चीज दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। नॉर्मल अगर अपन देखे, देखो ये जो डैग होता है, डैग क्या करता है, लाइक अगर अपन देखें डैग, अगर अपन देखें डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, तो यहाँ पे हम चाहिए हमें क्या, डाइएसाइल ग्लिसरॉल काइनेज, क्या डाइएसाइल ग्लाइसरॉल काइनेज एंजाइम। तो काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या करके जाता है, अगर इसमें काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, फॉस्फोराइलेशन करने पर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फॉस्फेटाइडेट के अंदर या फॉस्फेटाइडल एसिड के अंदर। एंड देन फॉस्फेटाइडेट है तो यहाँ पे हम क्या करके जाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम क्या रिमूव कर देंगे, वापस से फॉस्फेट को हटा देंगे, तो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डैग के अंदर। डैग क्या कर सकता है, डैग की बात की जाए तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करेगा किसको, प्रोटीन काइनेज सी आइसोफॉर्म को। अगर फॉस्फेटाइडेट की बात की जाए तो ये भी बहुत सारे काम करता है, लाइक वेरी फर्स्ट अगर अपन देखें, ये क्या करके जाएगा, एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करेगा किसको, NADPH को, NADPH ऑक्सीडेज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। और क्या करके जाएगा, ये करेगा, इसका रोल होता है किसके अंदर, रोल इन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। और क्या रोल है इसका, फॉस्फेटाइडेट का रोल इन एक्टिन पॉलीमराइजेशन। और क्या रोल है, एक तरह से एक्टिवेट करेगा ये क्या, एक्टिवेट PI5 काइनेज को। और क्या रोल है यहाँ पे, एक तरह से क्या है, प्रीकर्सर ऑफ लाइसोफॉस्फेटाइडिक एसिड। ये कुछ काम होते हैं इनके, ठीक है। लाइक मैं वापस समझाता हूँ, GPCR पाथवे है, सिग्नल आएगा, G अल्फा एक्टिवेट हो जाएगा, GTP बाइंड करेगा, PLC क्या करके जाएगा, PIP2 को डैग के अंदर IP3 में कन्वर्ट करेगा, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, IP3 गेटेड चैनल है, ER के ऊपर IP3 बाइंड करेगा तो कैल्शियम 2+ चैनल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। IP3 गेटेड कैल्शियम 2+ चैनल है, ओपन हुआ, कैल्शियम 2+ बाहर आएगा, PKC को एक्टिवेट करेगा, या PKC को एक्टिवेट करने का हम किसका है, एक तरह से डैग का भी होता है, ठीक है। डैग के साथ में डैग क्या करेगा, PKC को एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एक तरह से क्या करके जाएगा, ये एक तरह से फॉस्फोराइलेट करेगा कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को, लाइक वो जो प्रोटीन होगी जो कि रेस्पॉन्स क्रिएट करके जाएगी। सो यहाँ पे अगर अपन देखें आंसर क्या सही है हमारा, या क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखते हैं। तो जल्दी से बताओ, लाइक फॉस्फोलाइपेज सी, अभी बताया मैंने फॉस्फोलाइपेज सी क्या करके जा रहा है, तो फॉस्फोलाइपेज सी ये एक तरह से क्या कर रहा था, हाइड्रोलाइसिस कर रहा था फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल बिसफॉस्फेट PIP2 को हाइड्रोलाइसिस करके कैसे में कन्वर्ट कर रहा था, IP3 के अंदर एंड डैग के अंदर, डेफिनेटली। तो PIP2 इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी इज कन्वर्टेड इनटू डैग एंड IP3, यस। आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट आइनोसिटोल, तो यहाँ देखो P क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा यहाँ पे,
पी क्या हो जाएगा, पी थर्ड हो जाएगा। तो पी थर्ड यहाँ पर दे रखा है, यहाँ नहीं है, हटाओ, यहाँ पे भी नहीं, हटा दो, यहाँ पर दे रखा। तो देखते हैं डी में दे रखा है। नेक्स्ट देखो आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट मैंने बोला था आपको कि स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटरसेलुलर स्टोर। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे एक तरह से क्या है, ये क्या करके जा रहा है, आइनोसिटोल एक तरह से स्टिमुलेट कर रहा है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटरसेलुलर स्टोर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 यहाँ दे रखा है, Q1 यहाँ नहीं है, तो ये भी एलिमेंट आंसर देखा जाए तो इस तरह से हमें पता चल गया हमारा डी आंसर करेक्ट है। फिर भी देखो डाइएसाइल ग्लिसरॉल एक तरह से क्या करके जा रहा था, डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या करके जा रहा है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फोराइलेटेड टू फॉस्फोटाइडिक एसिड। डाइएसाइल ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ that kinase that is converted into phosphatidate and phosphatidate in the presence of phosphatidate phosphatase that is converted into diacylglycerol। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन अभी जो अपन ने बनाया था, ये देखो जरा तो यहाँ पे हमने देखा था डैग इन द प्रेजेंस ऑफ डैग काइनेज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फेटाइडेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटाइडेट फॉस्फेटेज। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एंजाइम कौन सा है, एंजाइम में यहाँ पे क्या है, फॉस्फेटेज क्या करके जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा। ठीक है, देन डैग में वापस बना लेंगे अपन, कन्वर्ट कर लेंगे। आया समझ में। सो अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 16, सो फॉस्फेट एंड तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, फॉस्फोराइलेट टू फॉस्फेटाइडिक एसिड एंड फॉस्फेटाइडिक एसिड रेगुलेट कर रहा है किसको, चैनल को, एक्टिवेट वेरियस एंजाइम लाइक। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल के जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इट्स ओरिजिनेट्स। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात की जा रही है एंड इट्स ओरिजिनेट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 तो हम देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। अब देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बताना है अपन को। तो आपने जब भी अपने में पता है कि लाइक अपन क्या बना रहे हैं, अब ये मान के चलो एक स्टिग्मा है एंड ये हमारी स्टाइल है और ये ओवरी है। क्लियर है, मैंने बनाया है क्या, स्टिग्मा, दे आर स्टाइल एंड देन ओवरी। ठीक है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं अपन। अब देखो यहाँ पर अगर अपन देखें इंटरनली, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये देखो मैंने बनाया है यहाँ पर एक तरह से, यहाँ पर बनाई है मैंने ऊपर टॉप में एंटीपोडल सेल। क्या बना रहा हूँ, ये एंटीपोडल सेल। नीचे मैंने बनाई है यहाँ पर सिनर्जिड एंड एक्सेल, सिनर्जिड एंड एक्सेल, और दोनों को बोला है एग अपैरेटस। बीच में मैंने यहाँ पर बनाए हैं दो पोलर न्यूक्लियाई। क्या बने हैं ये, पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं इसके चारों तरफ बनाने वाला हूँ क्या, इसके चारों तरफ अपन बना रहे हैं यहाँ पे ये लाइक न्यूसेलस। क्या बना रहे हैं अपन, न्यूसेलस। न्यूसेलस के फिर चारों तरफ क्या है, इंटेग्यूमेंट एंड इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस के आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, अगर अपन बात करें ये क्या है, इंटेग्यूमेंट एंड देन इनर की बात करूं, इनर की जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है लाइक न्यूसेलस।
ठीक है। इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस आर 2n डिप्लॉयड होती है, ठीक है। पॉलन न्यूक्लियाई ये भी एक तरह से क्या है 2n है अंदर। एंटीपोडल सेल लाइक हैप्लॉइड, एग सेल, सिनर्जिड सेल ये हैप्लॉइड। अब देखो इतना ही हमें देखना है। अब हमें पता है कि जब 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 यहाँ पे क्या आता है, पॉलिन ग्रेन आता है, जब पॉलिन ग्रेन आता है लाइक मैंने बोला ये पॉलिन ग्रेन है एंड हमें पता है कि इसमें क्या होगा, एंटाइन एंड एक्साइन होती है और ये इसने पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करा। क्या किया है, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करवा दिया। पॉलिन ट्यूब कहाँ से, ये देखो पॉलिन ट्यूब, ये जो अंदर वाला रीजन है ये वाला, अगर अपन देखें मैं वापस बना देता हूँ। ये देखो ये जो रीजन है ना, ये क्या है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल। एंड ये अटैचमेंट क्या है, ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकुलस बोल सकते हैं, फ्यूनिकल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो पॉलिन ट्यूब क्या हो रही है, पॉलिन ट्यूब क्या करेगी, एंटर लेगी कहाँ से, माइक्रोपाइलर रीजन से, ठीक है। टॉप रीजन अगर यहाँ की बात की जाए कि यहाँ की, तो ये होता है चैलेजम, चैलेजम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मेल गेमिट आप देख रहे हो तो मेल गेमिट के अंदर यहाँ पर, और ये पॉलिन ट्यूब है यहाँ पर, इसमें क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, 2 है। अब देखो ये क्या है, ये क्या बनाई थी हमने, पॉलिन ट्यूब, पॉलिन ट्यूब, और ये क्या है, पॉलिन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परागकण, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर अपन देखें, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट है, यहाँ पे क्या है, 2 आपको मेल गैमेट देखने को मिल रहा है, 2 मेल गैमेट है, एक एग सेल है और यहाँ पे क्या है, पॉलन न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट जो कि क्या था, हैप्लॉइड है। ये एक सेल जो कि ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, इसके साथ फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्मेशन कर लेती है, विच आर डिप्लॉयड इन नेचर। एंड एक मेल गैमेट क्या करता है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई, किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई जो कि डिप्लॉयड है, इसके साथ में मिलकर PEN बनाता है, PEN डिप्लॉयड होता है। व्हाट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है और एक मेल गैमेट पॉलीन्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करके PEN बना रहा है। 2 मेल गैमेट है ये देखो, ये और ये क्या है, मेल गैमेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चंस में आते हैं हम दोबारा, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म कैसा बन रहा है, एक मेल गैमेट अगर फ्यूज करेगा पॉलन न्यूक्लियाई के साथ में तो एंडोस्पर्म बना के जा रहा है। ये क्या है, 3N है, 3N स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने बोला है कि एक तरह से कि फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का है, एक तरह से पॉलन न्यूक्लियाई हो गए, 2 और एक मेल गैमेट हो गया, 1 फ्रॉम मेल गैमेट एंड 2 फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है, जिसको हमने बोला है क्या, पोलर न्यूक्लियाई। तो एकदम करेक्ट बात है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखो फिर भी बी देख लेते हैं, फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्रॉम 2 फ्रॉम मेल गैमेट। अब 2 अगर मेल गैमेट से करेंगे तो जाइगोट कैसे बनाएंगे अपन, तो ये तो गलत हो गया। फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई से होता ही नहीं है, लाइक
वन फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट एंड वन फ्रॉम फीमेल, तो यहाँ पे हम जाइगोट बनाएंगे या पीईएन बनाएंगे? पीईएन तो बना ही नहीं सकते, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये तो 3n स्ट्रक्चर है। बाय फिनोमिनन कॉल्ड एपोमिक्सिस, तो ये भी एक तरह से गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट की बात की जा रही है, इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। हैप्लॉइड बनाना है तो हैप्लॉइड सेल चाहिए, ठीक है, तो हैप्लॉइड बना लेंगे। इट कैन बी प्रोड्यूस, तो अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, इट कैन बी प्रोड्यूस, हैप्लॉइड प्लांट कैसे बना सकते हैं? फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग, डेफिनेटली अनफर्टिलाइज्ड एग से बना सकते हैं, एग इज एन हैप्लॉइड है, करेक्ट, सही बात बोल दी। न्यू सेलर सेल, अरे ये 2n होती है, 2n से हम नहीं बना पाएंगे, ये गलत हो गया। फ्रॉम द आइसोलेट पॉलन कल्चर, पॉलन इज ए हैप्लॉइड, ये भी n हो गया, कर सकते हैं अपन, ठीक है, इसे अपन हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाय डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सेलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ वन ऑफ द पेरेंट, वन ऑफ द पेरेंट को करेंगे तो वापस से हैप्लॉइड हो जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो गया? फ्रॉम न्यू सेलर टिश्यू, फ्रॉम न्यू सेलर टिश्यू, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा मेथड इनकरेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू, मुझे क्या करना है? हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करना है, हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन करना है, तो आप न्यू सेलर टिश्यू से नहीं कर सकते, आप अनफर्टिलाइज्ड एग से कर सकते हो, आप आइसोलेट कर लो पॉलन कल्चर को, या आप डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, बाय डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन followed by selective elimination of chromosome of one of the parents। so यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी एक तरह से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है कि प्लांट जो वेट है, प्लांट वेट इज डिटरमाइंड बाय ए पेयर ऑफ एलेल्स at each of the two independently assorting loci A, capital A small a and capital B small b that are additive and equal in their effects. The recessive alleles do not contribute toward plant weight, ठीक है, recessive alleles की बात की जा रही है, do not contribute plant weight। So plant with genotype small a small b are 1 gram। यहाँ लिख लेते हैं कि स्मॉल बी ये कितना है? एक तरह से 1 ग्राम है। एंड वेयर एज प्लांट जीनोटाइप कैपिटल बी सॉरी विद जीनोटाइप कैपिटल बी इज 3.4, मतलब कि ए बी एंड बी ये कितना है? ये है 3.4 ग्राम। तो प्लांट जीनोटाइप विद स्मॉल बी इज क्रॉस विद द प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल बी। अगर ये बोल के जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाए? कैपिटल बी का क्रॉस हो जाए स्मॉल बी के साथ में, द वेट इन ग्राम राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ एन इंडिविजुअल प्लांट्स इन F1 प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस वुड बी। तो देखो यहाँ पे अगर अपन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मिलने वाला है डेफिनेटली। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल बी का अगर मैं देख रहा हूँ तो 3.4 ग्राम है, तो अगर मैं यहाँ पर ए बी का देखूँ, सिर्फ ए और बी का देखूँ, एक का ही देखूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 1.7 ग्राम। एज वेल एज यहाँ पर अगर मैं ए और बी का देखूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 ग्राम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सेम अगर नीचे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे अगर अपन देखें तो 1.7 प्लस में 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखें 1.5 इसका ए बी का एंड ये किसका है? ए एंड बी का, तो ये कितना आ गया? 2.2 ग्राम आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? वैसे भी इन्होंने बोला है कि इन ग्राम राउंड ऑफ 1 डेसिमल, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट और बतानी है हमारे को, तो यहाँ पे हम बोल देंगे 2.2 ग्राम है। इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सेल इन जीवन ऑफ इंटरफेस हैज 12 क्रोमोसोम। अच्छा, जीवन के अंदर देखो इन्होंने बोला है कि जीवन के अंदर है 12 क्रोमोसोम। इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल पर सेल विल बी। तो जीवन के अंदर 12 क्रोमोसोम है, तो एस के अंदर क्या हुआ? डुप्लीकेशन होकर क्या ये 12 होंगे या 24 हो जाएंगे? 24। तो नंबर ऑफ मतलब सेल उतनी है बट डीएनए कंटेंट इंक्रीज हो गया, और इन्होंने बोला डीएनए मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो G2 में कितना रहेगा? G2 में भी कितना रहेगा? 24 ही रहेगा।
और एम फेज माइटोटिक फेज के अंदर कितना आएगा, माइटोटिक फेज में वो 24 आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि सेल इन जीवन इंटरफेज, इंटरफेज में 12 क्रोमोजोम है, 12 क्रोमोजोम है। एनाफेज फर्स्ट में, म्यूसिस में द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, क्योंकि जीवन में कितना था, इंटरफेज में 12 था। एस फेज इज डुप्लीकेशन फेज 24 हो जाएगा। G2 में 24 रहेगा। और माइटोटिक फेज के अंदर जब हम आएंगे, माइटोटिक फेज का ही पार्ट तो है एनाफेज, ठीक है। एम फेज में आएंगे, एम फेज के अंदर होता है ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो उसमें ये 24 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। तो यह हमारा गेट 2019 का पेपर क्या हुआ, एकदम सॉल्व हुआ। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट रह गया, किसी एमसीक्यू के अंदर डाउट रह गया है या आपको लग रहा है कि ये अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में मुझे उस क्वेश्चन को बता दो, मैं वापस से उस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा सा लगा हो, आपको ये गेट एमसीक्यू आपके लिए हेल्पफुल रहे हो, तो आप लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम। बाय, टेक केयर।